हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में BHIC 133 का सब्जेक्ट है और वो भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, यानी सन 1206 से लेकर सन 1707 तक का इतिहास उनको पढ़ना है। तो आज की नई वीडियो उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज आप सभी को मैं इस पूरे के पूरे सिलेबस को डिस्कस करूंगा, क्या है सिलेबस, क्या कुछ पढ़ना है। और जैसा कि कल की वीडियो में भी मैंने आप सभी को बताया था, अब आप सभी के लिए रोजाना कम से कम एक वीडियो जरूर आएगी जिसमें आप सभी की क्लास जो होगी, क्या सिलेबस है, क्या चीज़ें पढ़नी है, इन सभी को आप सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा वेल एंड प्रॉपर वे में। तो यहाँ पर आप सभी की स्क्रीन पर ये बुक आपको शो हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बुक का वेट करेंगे, जब बुक आएगी तब स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बुक आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, आपके घर पे यही बुक पोस्ट होकर आएगी और इसी से ही आपको पढ़ना शुरू करना है। तो यहाँ पर ये इस तरीके की होगी। सबसे पहले हम विषय सूची की बात कर लेते हैं कि यानी सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है, फिर इसके साथ साथ फिर हम सिलेबस की चीज़ें भी देखेंगे। तो ये आपका पाठ्य विवरण या विषय सूची है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पहली बात तो यहाँ पर आपके 4 खंड बताए गए हैं। पहला खंड आप सभी की स्क्रीन पर ये है, दूसरा खंड आप सभी के सामने ये है, और तीसरा खंड आप सभी की स्क्रीन पर ये है, और चौथा खंड जो है जो कि नीचे बताया गया है, ये रहा। 4 खंड में आपका पूरा का पूरा सिलेबस पूरा डिवाइड है। अगर हम चैप्टर्स की बात करें तो 18 चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसमें चारों खंड अलग अलग है। जैसे सबसे पहली वाला जो खंड है, इसमें आपको राजनीति व्यवस्था पढ़नी है सन 1206 में और सन 1707 यहाँ तक आपको पढ़ना है। यानी आप सभी देखेंगे तो ये पूरा का पूरा आप कौन सा इतिहास पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो मध्यकालीन इतिहास। इतिहास को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक होता है आपका प्राचीन भारत का एंशिएंट इंडिया का इतिहास, एक मध्यकालीन, और एक आपका होता है आधुनिक आधुनिक भारत का इतिहास। ऐसे मध्यकालीन भारतीय इतिहास, तो ये आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, मध्यकालीन इतिहास पढ़ना है। सन 1206 में क्या हुआ था, तो आप सभी को याद रखना है, दास वंश की स्थापना हुई थी, जिसे हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। इंग्लिश में कहें तो हम इसे स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। दास वंश की स्थापना हुई, और दास वंश की स्थापना का श्रेय जो है बेसिकली किसको जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो भारत का सबसे पहला दास वंश का शासक बनता है। इसके बाद में और भी कई शासक बनते हैं, इनका पुत्र फिर बाद में इल्तुतमिश, रजिया, बलबन, ऐसे सबसे पहले दास वंश के ये शासक रहते हैं। दास वंश के बाद में आगे चलकर खिलजी वंश आएगा, फिर आपका सैयद वंश, लोधी वंश, तुगलक वंश भी उसके अंदर था। मतलब खिलजी के बाद में तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और फिर आगे चलकर मुगल वंश। मुगल वंश में भी आप देखोगे अंतिम शासक जो है 1707 क्यों है, क्योंकि इस समय जो आप सभी का औरंगजेब है, आप सभी को पता है औरंगजेब, इसकी क्या हुई थी, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। इस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो आपको यानी अगर हम बात करें तो दास वंश की स्टार्टिंग से आपको इतिहास पढ़ना है और औरंगजेब तक का इतिहास आपको पढ़ना है। इस बीच के आपके अगर हम मुगल की शासकों की बात करें तो इसमें सबसे पहले आप सभी का बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर औरंगजेब आएगा। ऐसे बहुत सारे शासक इसके अंदर भी आएंगे। तो राजनीतिक में सबसे पहली बात तो इतिहास लेखन की प्रवृत्तियां पढ़नी है, यानी जो ये शासक रहे इस बीच के बहुत सारे शासक, जैसे मैंने आपको बताया दास वंश के अंदर आपको मेनली 4 शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन, इन चारों के बारे में पढ़ना है। अगर हम खिलजी वंश की बात करेंगे तो एक गयासुद्दीन खिलजी होगा और एक आप सभी का अलाउद्दीन खिलजी होगा, एक इसके बारे में पढ़ना है। अगर हम तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं तो इसके अंदर आप सभी को एक मोहम्मद तुगलक पढ़ना होगा और इसके बाद में एक आपको फिरोज शाह तुगलक पढ़ना होगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा फिर इसके बीच में और कोई वंश वैसे पूछा नहीं जाता। सैयद और लोधी वंश भी है। इब्राहिम लोधी के बारे में कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन इब्राहिम लोधी उसको एक तरीके से एलिमिनेट करके चलो तो आपके 2 क्वेश्चन पक्का किससे आएंगे, मुगल डायनेस्टी से, मुगल वंश से। तो मुगल वंश में भी आपको स्पेशली ज़्यादातर अकबर और आपको जो औरंगजेब है इनके बारे में ज़्यादा पढ़ना है। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, दिल्ली सल्तनत जो है सन 1206 में जो दास वंश की स्थापना हुई, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। और कैसे कैसे दिल्ली सल्तनत आगे बढ़ा, कैसे दास वंश के बाद में खिलजी वंश, कैसे इसके बाद में आपके और वंश भी आते हैं, इसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। इसके अलावा क्षेत्रीय राज्य, कुछ क्षेत्रीय राजाओं का भी उदय होता है। इसके बाद में आगे विजयनगर शासक, जब आप देखते हो सन 1336 में 2 ब्रदर थे जिसका नाम है हरिहर और बुक्का। ये 2 ब्रदर थे जो कि संगम डायनेस्टी के थे, संगम वंश के थे। आप सभी को पता है संगम, सुलभ और आप सभी का अराविदु,
ये 3 वंश आराविदु, इन 3 वंशों ने बेसिकली विजयनगर पे राज किया। तो आपको विजयनगर में इसके बारे में पढ़ना है। प्रारंभिक मुगल, आप सभी को पता है मुगल जो है वो कहाँ के थे, अफगान के थे। और इनकी अगर माता की बात कही जाती है, जैसे सबसे पहले जो पहला शासक है वो बाबर है। बाबर की अगर हम बात करते हैं तो ये माना जाता है कि बाबर की जो माता थी वो कहाँ की थी, तो वो मानी जाती है कि भाई वो मंगोलों के परिवार से संबंध रखती थी, मंगोलों के परिवार से। और वहीं बात करें कि अगर हम बाबर के पिता की बात करते हैं तो वो कौन थे, तैमूरी थे, तैमूर वंश के अफगान। तो यहाँ से इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके बारे में पढ़ना है। बाकी अकबर और औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, इनकी प्रशासनिक ढांचों के बारे में पढ़ना है। जैसे अकबर ने क्या चलाई थी, मनसबदारी व्यवस्था, तो इसके बारे में आप सभी को पढ़ना होगा। सैन्य संगठन इनका कैसा था, मनसबदारी व्यवस्था, इनके बारे में। दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी या जो जागीरदार प्रणाली थी, इसके बारे में आप सभी को पढ़ना है। इसके बाद में आगे अगर हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था के मामले में, तो इनका भू राजस्व कैसा था, यानी किस प्रकार से टैक्स वसूल करने की इनकी नीतियाँ क्या थी। ग्रामीण समाज कैसा था, जैसे कि क्लास 12th के अंदर, आपने क्लास 12th के अंदर क्या है कि जब आपने 8th चैप्टर पढ़ा होगा तो 8th चैप्टर में आपने जो है मुगल काल की जो ग्रामीण समाज थी, जिसमें आपने पंचायत मुखिया और खेतिहर मजदूर, जिसमें आपने खुद कास्ट, पाई कास्ट, इसके अलावा मुजरियान, रैयत, ऐसे शब्दों को सुना था जो ग्रामीण समाज की ओर इशारा करते हैं। आपने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होता कि भाई कि जो है कई बारी दास्तकार और किसानों में फ़र्क करना मुश्किल हो जाता था। महिलाओं की स्थिति पड़ी थी कि महिलाएं पुरुषों से कंधे मिला के काम करती थी। तो ये इसी कॉन्सेप्ट से व्याप पे है ये। इसके अलावा आंतरिक व्यापार, मुगल या फिर जो ये पूरे की पूरी डायनेस्टी है जो सन 1200 से 1707 तक, हमें लगभग जो है आपको 500 साल दिख रहा है जो इतिहास पढ़ेंगे। इनके टाइम पे व्यापार, आंतरिक व्यापार यानी देश के अंदर व्यापार कैसे होता था, क्या सिस्टम था। इस आंतरिक व्यापार सिस्टम में आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी की मार्केट पॉलिसी, वो सबसे ज़्यादा आपसे पेपर में पूछी जाती है। जो समुद्री व्यापार था वो किस प्रकार का था, इसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा तकनीक, शिल्प, उत्पादन, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार का था, इन सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को यहाँ पर डिटेल से पढ़नी हैगी। इसके अलावा वहाँ के कस्बे कैसे थे, नगर कैसे थे, जो नगरीय केंद्र जो थे, शाही केंद्र किस प्रकार से थी, राजधानियाँ किन स्थानों को बनाया जाता था, यह सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी हैगी। धर्म की बात करते हैं तो भक्ति सूफी परंपरा आप सभी को पता है इसके अंदर पढ़ना है, जिसमें आप सूफी संतों के बारे में पढ़ोगे। आपके पास में आपने क्लास 12th में ओनली सिर्फ क्या पढ़ा था, चिश्ती सिलसिला पढ़ा था, चिश्ती सिलसिला। लेकिन अब आपके सामने कुछ और भी सिलसिले आएंगे, जिसमें नक्शबंदिया सिलसिला आएगा, कादरी सिलसिला आएगा, और भी इसके अंदर कुछ क्या है सिलसिले आएंगे। तो आपको इन सभी के बारे में याद रखना है। इसके अलावा वास्तुकला और चित्रकला, मुगल कालीन में कुछ वास्तुकलाएं यानी जो इमारतें बनवाई जाती थी वो बड़ी ही खास थी। अगर हम देखें भारतीय इमारत शैली जो थी और मुगलों की इमारत शैली या जो मुस्लिम इमारत शैली है वो थोड़ी सी डिफरेंट आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर हम जहांगीर की बात करते हैं तो जहांगीर जो है वो चित्रकला के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, तो उनके टाइम की चित्रकला आपसे जहांगीर टाइम की कई बार पूछ ली जाती है। और लास्ट में आप सभी को पूरे के पूरे सिचुएशन में महिलाओं की स्थिति, तो महिलाओं की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आप सभी को पता है महिलाओं को पर्दा प्रथा के अंतर्गत रहना पड़ता था। पूरे के पूरे इन मुस्लिम 500 वर्षों के शासन में हम बात करें तो इसमें केवल एक रजिया सुल्तान ही हमें पहली और एकमात्र आपको शासक दिखती है। इसके अलावा और कोई वुमन शासक या महिला शासक जो है वो नहीं बनी। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है वो मुगल काल में ज़्यादा अच्छी नहीं थी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो शाहजहाँ की बेटी जो रोशन आरा थी, उसने दिल्ली के कहीं ना कहीं बाजार बनाने में या जो दिल्ली का जो चांदनी चौक का इलाका था उसको बसाने में रोशन आरा और जहां आरा शाहजहाँ की जो पुत्री थी उन्होंने थोड़ी सी मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके अलावा गुलबदन बेगम की बात करेंगे तो गुलबदन बेगम ने भी क्या किया था, हुमायूंनामा लिखा था, तो उसमें उनकी मुख्य भूमिका थी। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा सिलेबस का एक ओवरव्यू था, आपको पढ़ना क्या क्या है। ये 10 मिनट की वीडियो मैं यकीन मानता हूँ कि आप सभी को थोड़ा फ़ायदा मिला होगा। आपको एक्चुअल में आखिर पढ़ना क्या है। जिन बच्चों को अभी बुक्स का इंतज़ार था एटलीस्ट उन्हें
उन्हें कम से कम सिलेबस का आइडिया लगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हम जल्दी पहले हम आप सभी के लिए सारे सब्जेक्ट्स के जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनके सिलेबस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद एक के बाद एक आप सभी के लिए जो वीडियोस है वो इसी प्रकार से आप सभी के लिए अपलोड करते रहेंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी जो भी मेहनत है हम आपके लिए कर रहे हैं और आपकी जो मेहनत रहेगी उससे हम दोनों को फायदा होगा। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।